साना हाथ जोड़ी। जल्दी से आप इसे शेयर करें ताकि और कोई मतलब इसे देख सके और उसका लाभ ले सके। साना साना हाथ जोड़ी के जो लेखिका हैं वह है मधु कांकरिया। कौन है? मधु कांकरिया। ये जो चित्र है वो मधु कांकरिया का जी का है। वो बेसिकली इसमें देखिए, बेसिकली ये क्या है, एक यात्रा के बारे में बात करते हैं। नेपाल की यात्रा के बारे में बात किया गया है। जब वो जाते हैं तो उसकी पूरा घटना का जिक्र किया गया है। साना साना हाथ जोड़ी जो है वो एक प्रार्थना है एक्चुअली में, यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो लेखिका का जीवन परिचय के बारे में बात किया गया है। यहाँ पर लेखिका का नाम है मधु कांकरिया। इनका जन्म जो होता है वो 23 मार्च 1957 को, ठीक है, सॉरी। राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल, कोलकाता। इनकी माता का नाम अक्षय देवी, पिता का नाम श्री ध्यानचंद, अर्थशास्त्र में एमए, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा। आधुनिक काल की लेखिका हैं। वर्तमान में स्वतंत्र रूप से रचनाएं कर रही है। पहचान प्रतिष्ठित कथाकार तथा उपन्यासकार। जैसा इनका नाम है उन्हीं तरह इनका जो लिखने की जो कला है उसके बारे में ये प्रसिद्ध है। यदि हम बात करते हैं तो ठीक है, उन्हीं के बारे में यहाँ पे बताने का काम किया गया है कि कोलकाता के पृष्ठभूमि से होने से इनमें साम्यवाद, जो कम्युनिस्ट जो भाव है वो भी देखने को मिलता है। ठीक है, साम्यवाद अब पूछा जाए कि क्या है, तो साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जो देखने को बताता है कि सब कुछ क्या है, समान है। ठीक है, तो इनके द्वारा कुछ जो लिखा गया है उसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो जैसे कि किस से रिलेटेड लिखे हैं। धरती के बंजर होती कोख, किसानी समस्या, भूख पीड़ा से ग्रसित आदिवासी, सेक्स वर्कर, रेड लाइट जीवन की त्रासदी, युवा वर्ग का तनाव, नशाखोरी की प्रवृत्ति, महानगरों की शून्य होती जीवन शैली आदि जैसी विषयों का उन्होंने अपनी रचना में बखूबी बयां किया है। ठीक है, लेकिन ये जो हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं बेसिकली यहाँ पे समझिएगा, ये जो रचनाएं हैं वो बेसिकली एक यात्रा वृत्तांत पर लिखा गया है। इस पर लिखा गया है यात्रा वृत्तांत पे। देखिए, उपन्यास जो है खुले गगन के लाल सितारे नक्सलवादी आंदोलन पे है। उपन्यास सलाम आखिरी। कथा वस्तु देह व्यापार से पीड़ित महिलाएं। उपन्यास पताखोर, युवा वर्ग में बढ़ती नशाखोरी की समस्या। उपन्यास सेज पर संस्कृति 2008। भुक्तभोगी नारी का चरित्र चित्रण। उपन्यास सूखे चिनार 2012 कश्मीरी पृष्ठभूमि पर लिखी गई रचना। तो ऐसा बहुत सारा जो रचना है जो इनके द्वारा लिखा गया है यदि हम बात करते हैं तो। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यात्रा वृतांत, बुद्ध, बारूद और पहाड़, शहर शहर जादू, बांजरा मन और मंदिसें, साना साना हाथ जोड़ी। तो ये यात्रा वृतांत के बारे में लिखा गया है, साना साना हाथ जोड़ी। उसे ही हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पुरस्कार में देखिए कथाक्रम सम्मान, हेमचंद्राचार्य साहित्य सम्मान, बिहारी पुरस्कार। हम यहाँ थे 1921 में जो लिखा गया था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो बिहारी पुरस्कार है हम यहाँ थे 1921 लिखा गया, मतलब बिहारी पुरस्कार जो स्टार्ट हुआ था देना वो मिला था इनको। अब है साना साना हाथ जोड़ी, जो पाठ परिचय है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, एक यात्रा वृत्तांत है। तो ये जो यात्रा स्टार्ट होता है लेखिका के द्वारा, मतलब मधु कांकरिया के द्वारा, वो इसमें बेसिकली बताने की कोशिश करते हैं कि उनका जो यात्रा है वो किस तरह से चल रहा है और किस तरह से आगे बढ़ रहा है। यह यात्रा वृत्तांत सिक्किम राज्य के हर पहलुओं को छूता हुआ नजर आता है। वहीं हमें महानगरों के डार्क ड्राइंग रूम से बाहर निकालने की भी प्रेरणा देती है। ठीक है, जैसे हम लोग पहाड़ की ओर जाते हैं तो हम लोग वहाँ पर अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, अपने को बहुत अच्छा प्रकृति से लगाव महसूस करने का काम करते हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर हम लोग बात करेंगे और उसको देखेंगे। तो देखिए, मेहनत कश बादशाहों का शहर गंगटोक। अब मेहनत कश क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि पहाड़ी एरिया पे कुछ बनाना संभव नहीं है, लेकिन लेखिका देखती है कि यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत से इसे और सुंदर बनाने में लगे हुए हैं। लेखिका की नज़रों में गंगटोक हर परिप्रेक्ष्य में सुंदर है। इसके निर्माण में यहाँ के बादशाहों ने अतुलनीय योगदान रहा है, मतलब बादशाहों का अतुलनीय योगदान रहा है, इसके बारे में बात किया गया है। दूसरा जो घटना है, युमतांग घाटी की सुंदरता। सिक्किम राज्य की यह सुंदर घाटी फूलों, पाइप के पेड़ों और बुद्ध पताकाओं से सुसज्जित है। विभिन्न धर्मों और जातियों का समावेश यहाँ पर देखने को मिलता है। सिक्किम राज्य कवि स्वतंत्र रजवाड़ों के द्वारा शासित था, पर सिक्किम अब भारत में सम्मिलित हो गया है। इस राज्य में नेपाली, तिब्बती, अंग्रेजी, हिंदी आदि भाषाओं का बोलबाला है। नेपाली भी है, तिब्बती भी है, अंग्रेजी भी है और हिंदी भी है। तो दूसरी तरफ भूटिया, भूटान और लेप्चा सिक्किम जैसे स्थानीय जातियों का वास भी है। ठीक है, यथार्थ और सुंदरता का एक साथ होना
पहाड़ी राज्य होने के नाते प्रकृति ने सिक्किम पर खूब मेहरबानी की है, किंतु जीवन की दूसरी विडंबना यह है कि यहाँ विकास की गति धीमी है। रोजगार का अभाव, स्कूलों की कमी यहाँ आम बात है। भूख, बेरोजगारी, मृत्यु आदि विषय यहाँ दिल को दहलाती है। ठीक है, प्रकृति के साथ जो लगाव है वो तो सही है, लेकिन यहाँ पर और प्रॉब्लम है ज़िंदगी से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ जो विकास है वो उस तरह से नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं तो मातृत्व और श्रम साधना एक साथ। जहाँ प्रकृति एक तरफ अपनी पराकाष्ठा पर झूमते गाते नजर आती है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ की महिलाएं अपने कोमल देह पर बच्चे को लादे काम करने को विवश है। तो यहाँ की महिलाएं अपने बच्चे को पीठ पर एक तरह से रख के काम करती है, गोद में लेकर काम करती है। तो यहाँ पर मातृत्व के साथ साथ श्रम साधना पे जोर दिया गया है। अगले में यदि हम लोग देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रकृति के रसास्वादन में व्यवधान। बाधा, हिमालय की शीतलता, फूलों की घाटियाँ और तीस्ता नदी की निर्मल जल धारा मन को आध्यात्मिक धरातल पर ले जाती है। वहीं भूख जो होगा, ठीक है, वहीं भूख, मौत और वन्य जीवन के जो प्रकृति है उनके रसास्वादन में बाधा उत्पन्न करती है। अब सोचिए, सब कुछ अच्छा लग रहा है आपको देखने में, तो तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि आप किसी तरह का कष्ट हो रहा है, परेशानी हो रहा है, तो फिर दिक्कत का सामना। जैसे कि यहाँ पर भूख है, बेरोजगारी है, उसके बारे में बात किया गया लेखक के द्वारा। श्रम सुंदरियों से प्रकृति का मेल। लेखिका कहती है, जब पहाड़ी औरतें गायों को चलाकर वापस लौटती और भारी लकड़ियों का गट्ठर ढोती महिलाएं, साथ ही साथ चाय के बागान में काम करती महिलाएं, इनकी सुंदरता के साथ संध्या के समय प्रकृति की सुंदरता भी घुल मिल सी जाती है। कटाव में एक भी दुकान का ना होना, बढ़ते प्रदूषण और वैज्ञानिक निर्माण ने सब कुछ बदल दिया है। आवश्यक नहीं कि सौंदर्य सब फायदे के लिए ही हो, जिम्मेदारी के साथ हमें पर्यावरण को बचाना होगा। ठीक है, तो पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है उसे हम ही लोग को बचाना होगा, तभी प्रकृति बच सकती है। फटाओं में एक भी दुकान नहीं है, तभी वहां स्नोफॉल हो रही है, वरना यह नज़ारा भी प्रदूषण की भेंट चढ़ जाता। मतलब वहां पर किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं है, इसीलिए वहां स्नोफॉल हो रहा है। यदि वहां पर भी रहता तो वो भी प्रदूषण की भेंट चढ़ जाता, मतलब वहां पर भी प्रदूषण ही प्रदूषण देखने को मिलता। आम जनता की भावना। जितेंद्र द्वारा लेखिका को यह कहना कि मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, यह सुनकर लेखिका को यह एहसास होता है कि देश की सारी आम जनता एक समान है, चाहे वह मैदानी या पहाड़ी हो। इनके विश्वास, श्रद्धा, पाप पुण्य की अवधारणा में कोई अंतर नहीं है। तो बेसिकली बता रहा है कि जो जितेन है वो लेखिका को बोलता है कि एक धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील है, इसको जब हम लोग घुमाएंगे तो सारे पाप धुल जाएंगे। आगे लेखिका के मन की भीतर की जो बेचैनी है उसके बारे में बात किया गया है। कटाव जैसे स्थान पर सिवाय पेट्रोल के साथ के सब कुछ जम जाता है, हमारे भारतीय फौजों की तैनाती। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पर भारतीय जो सेना है उनके बारे में बात किया जा रहा है कि वो कितनी बहादुरी के साथ यहाँ पर टिके हुए हैं। तो उनके मन को उदास करती है। वी विल टुडे फॉर यू टुमारो। यह लेखिका को फौजी छावनी पर लिखा मिलता है। यह वाक्य लेखिका के अंदर झकझोर देता है। वी विल टुडे फॉर यू टुमारो। सिक्किम लोगों की मान्यता। जितेंद्र द्वारा यह लेखिका को बताया जाता है कि पहाड़, नदी, झरने, इनकी हम पूजा करते हैं, इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। इस वाक्य के द्वारा यहाँ के लोगों को की प्रकृति के प्रति प्रेम की भावना देखने को मिलती है। ये बताना चाहते हैं कि हम लोग प्रकृति से कितने जुड़े हुए हैं। अगला, जीवन का संतुलन। आम जनता मजबूरी में आकर हमारे लिए वे सारे संसाधन जुटाते हैं जिनमें उनके जान तक चली जाती है, और हमें उन संसाधनों का लाभ उठाते समय वह यह ज्ञात भी नहीं होता कि जैसे सिक्किम में रास्ता बनाते समय कई लोगों ने जान गंवाई, या साधारण लोग ही हमारे जीवन को संतुलित बनाकर रखे हैं। मतलब जो साधारण लोग दिख रहे हैं उनका बहुत योगदान है हमारे जीवन को आसान बनाने में। पहाड़ों का वरदान। पहाड़ों ने हमारे जीवन को हमेशा से सजाने संवारने का काम किया है। ये पहाड़ हमें जहाँ त्याग, अध्यात्म की ओर ले जाती है। पहाड़ों की दिव्य वातावरण में जहाँ ऋषियों ने हमारे लिए अद्भुत रचनाएं की, तो दूसरी तरफ पहाड़ों ने हमारे लिए जल का भी प्रबंध किया। ठीक है, ये है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब एक बार और देख लेते हैं इस चैप्टर का संक्षिप्त सारांश। साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया जी द्वारा रचित एक यात्रा वृतांत है। यह यात्रा वृतांत सिक्किम राज्य के हर पहलुओं को छूता हुआ नजर आता है। लेखिका हमें महानगरों के डार्क ड्राइंग रूम से, मतलब जो एक महानगर होता है ना कि उसी में पड़े रहना, सड़े रहना, जैसे है उसी तरह से रहना, उससे बाहर निकलने की प्रेरणा देती है कि आप बाहर निकलिए, प्रकृति को देखिए, प्रकृति आपके साथ है। प्रकृति के साथ आप रहेंगे तो अपने आप को ज़्यादा खुश महसूस कर पाएंगे। हम लोग एक चार दीवारी में पैक हो चुके हैं अभी की दुनिया में, उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बात किया गया। सिक्किम भारत में विलय होने के पहले स्वतंत्र रजवाड़ा था, मतलब पहले वो स्वतंत्र था, बाद में वो भारत में विलय हुआ।
गैंगटॉक सिक्किम राज्य की राजधानी है, जहाँ लपेचा भूटिया जैसी स्थानीय जातियाँ रहती है। यहाँ नेपाली, तिब्बती, अंग्रेजी, हिंदी आदि भाषाओं का प्रचलन है। साथ साथ में ये जो लोकल स्थानीय जाति रहती है उनका भी भाषा देखने को मिलता है। लेखिका को एक गाइड मिलता है जिसका नाम है जितेन, एक नेपाली गाइड है जो लेखिका को सिक्किम के हर पहलू से अवगत कराता है। लेखिका को पहाड़ी औरतों की सुंदरता भीतर तक आकर्षित कर जाती है। पहाड़ी महिलाएं बच्चों को लेकर काम करने के लिए बाध्य है। लेखिका को पहाड़ी महिलाओं को देखकर गुमला और पलामू की आदिवासी महिलाओं की याद आ जाती है। पहाड़ों की सुंदरता और शांत वातावरण को लेखिका ऋषियों के लिए उत्तम रचना का कारण मानती है, जहां पर दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाता है। पहाड़ों के जल प्रबंधन पर लेखिका आश्चर्य व्यक्त करती है। लेखिका को निम्नलिखित बातें आहत भी करती है इसमें। सबसे पहला, श्रम साध्य पहाड़ी महिलाएं। दूसरा, पहाड़ी चढ़ाई करते स्कूली बच्चे। तीसरा, पहाड़ी क्षेत्र में भूख, बेरोजगारी, मृत्यु जैसी समस्याएं। और चौथा, अत्यधिक ठंड में ड्यूटी में तैनात जवान जो सिर्फ हम लोगों के लिए तैयार हैं। अब बात करते हैं कुछ शब्द जिनका शब्दार्थ हम लोग को पता होना चाहिए। हैरान मतलब आश्चर्यचकित, मेहनतकश मतलब मेहनत करने वाला, बादशाह मतलब राजा, अतीन्द्रियता मतलब इंद्रियों से परे, बालकनी मतलब बरामदा, बचकाना मतलब बच्चों जैसा हरकत, पताकाएं मतलब झंडा, बुद्धिस्ट मतलब बौद्ध धर्म के अनुयायी, अवधारणा मतलब विचार, काम्य मतलब सुंदर एवं सुखद, सैलानी मतलब पर्यटक, उजास मतलब उजाला और प्रकाश, रकम रकम मतलब तरह तरह के, शिद्दत मतलब तीव्रता, प्रबलता मतलब अधिकता। साना साना हाथ जोड़ी, आप पढ़ रहे हैं साना साना हाथ जोड़ी। देखिए और बहुत सारा यहाँ पर शब्द लिखा गया है, जैसे मुंडकी मतलब सिर, मशगूल मतलब व्यस्त होना, अभिशप्त मतलब शापित, अभियुक्त मतलब सरहद सीमा, तामसिकताएं मतलब तमोगुण से युक्त, कुटिल, दुष्ट वासनाएं, बुरी इच्छाएं, सयानी मतलब समझदार चतुर, जन्नत मतलब स्वर्ग, चैरवेती चलते रहो, चुहलबाजी हंसी मजाक, ठीक है, वजूद मतलब अस्तित्व, वेस्ट एट रिपेइंग कम लेना व ज़्यादा देना, हेयर पिन बेंट तेज वर्क या फिर मोड़, चिकना वारबिला बढ़े हुए पेट वाला, मध्यम मध्यम मतलब धीरे हल्का, हलाहल मतलब विष जहर, संक्रमण मिलन संयोग, सुरम्य सुंदर रमणीय, लेवल स्तर और तल, सुर्खियां चर्चा में आना, गुड़ निगल लिया, राम रोछा अच्छा है, टूरिस्ट स्पॉट भ्रमण स्थल, रजवाड़ा मतलब रियासत, बोकू मतलब सिक्किमी परिधान, ठाठे मतलब हाथ में पड़ने वाली गांठे या निशान। अब क्वेश्चंस आंसर्स में आते हैं हम लोग। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक। गंगटोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा है? मन में अलौकिक प्रकाश का आभास करा रहा था जो इंद्रिय अनुभव से परे था। गंगटोक के जादुई सौंदर्य से लेखिका मुग्ध हो गई थी, मंत्र मुग्ध। गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? पहाड़ों को रहने लायक बनाना, उसे साजना संवारना और लोगों के लिए उपयोगी बनाना आसान नहीं है, लेकिन गंगटोक बादशाहों ने अपनी मेहनत के बदौलत इसे संभव बना दिया। इसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जा रहा है। ठीक है, पहाड़ पे सब कुछ बना देना ये एक महान और मेहनत लोगों का निशानी होता है। इसलिए कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तब श्वेत पताकाएं एवं किसी शुभ अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। मतलब दो चीज का प्रतीक है। श्वेत मतलब बेसिकली किसी का मृत्यु का, और जब रंगीन मतलब शुभ अवसर का। जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, ठीक है, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी? देखिए, जो जितेन नार्गे था वो उसका क्या था? गाइड था। वो बताता है कि यहाँ की महिलाएं और बच्चों को क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। फूल के बारे में बताया, घाटियों के बारे में बताया, फिर लोक मान्यताओं के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? लोक मान्यता के बारे में। जैसा कि हमने पढ़ा था कि वो जो चक्र है उसको घुमाएंगे तो उसके जो सारे पाप हैं वो क्या हो जाएंगे? धुल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, लॉन्ग स्टॉक स्थान का नाम है। मैं घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई? देखिए, इसी चीज़ का भी मैंने जिक्र किया कि चक्र को घुमाने से जितेन बताता है कि सारे पाप धुल जाते हैं, तो लेखिका बोलती है कि हर जगह जो है वो मान्यता इसी तरह से देखने को मिलता है। जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लेखिका के कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं वे बताइए। देखिए, गाइड में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, जैसे गाइड को स्थानीय भाषा का जानकारी होना चाहिए। एक गाइड को भौगोलिक स्थिति के अतिरिक्त वहाँ की राजनीतिक जानकारी भी रखने की आवश्यकता होती है। मतलब गाइड है तो वो बताएगा। गाइड का स्वभाव मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, अब सोचिए गाइड का स्वभाव मैत्रीपूर्ण नहीं रहेगा तो कैसे होगा? निर्भीक भी होना चाहिए और विनम्र भी होना चाहिए। गाइड में मनोभाव समझने की क्षमता भी होनी चाहिए ताकि वो लोगों के अनुकूल अपने आप को क्या कर सके?
ढाल सके, ये पॉइंट करके लिखना पड़ेगा आपको। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है अपने शब्दों में लिखिए। हिमालय का बहुत सारा रूप नजर आता है लेखिका को। यदि आप देखेंगे तो हिमालय उन्हें चटके हरे रंग की लगी, तो कहीं पीले रंग की, तो कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीली, कहीं उन्हें हिमालय की गोद फूलों से भरी दिखाई दी, तो कहीं तीस्ता नदी की धारा से नहाई हुई लगी। हिमालय उन्हें ऋषि मुनियों की अध्यात्म स्थली के रूप में नजर आई। हिमालय को देखकर उन्हें ईश्वर की निकटता का आभास होता है और उन्हें लगता है कि जैसी सारी तामसिक भावनाओं को हिमालय ने अपने में समेट लिया है। वहां पर सारी तामसिक भावनाएं क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, ऐसा लेखिका को लगता है। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? मातृत्व और श्रम साधना में लीन महिलाएं, पहाड़ी पर चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते बच्चे, सड़क निर्माण के दौरान मारे गए लोगों और कठोर जलवायु में तैनात भारतीय फौजी, यह सब दृश्य को देखकर लेखिका का हृदय पिघल गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि सैलानियों को प्रकृति के अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, लिखिए। सोचिए किसका किसका योगदान होगा। आप यदि कहीं घूमने जाएंगे तो आप खुद सोच के देखिए, तो वहाँ का जो लोकल लोग होगा उसका व्यवहार कैसा होगा। यदि आपको वो किसी भी तरह से सहायता प्रदान करता है तो आपके लिए अच्छा होगा। एक गाइड का रोल हो सकता है, गाइड जो आपको साथ साथ में मनोरंजन कराए, उसके बारे में जानकारी दे, ठीक है। फिर आपका योगदान किस में होता है? अब सोचिए वहाँ तक गए होंगे तो किसी रोड के सहारे गए होंगे, तो रोड के सहारे गए होंगे तो वो जो मजदूर लोग काम किया होगा तो उसके बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर वहाँ पर जब आप जाएंगे तो कुछ खाने पीने की व्यवस्था होगी तो उस जगह के बारे में बात किया जाएगा। मतलब सरकार के द्वारा अच्छे से उसको मैनेज करने का बात करना, जिससे कि लोगों को वहाँ पे अच्छा लगे। जैसा कि अभी आप कुंभ के बारे में सुन रहे होंगे, जो अलग अलग तरह का इंतजाम किया गया है, अलग अलग तरह के वहाँ के लोगों का जो सपोर्ट है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया। पहला, स्थानीय नागरिक का बहुत बड़ा रोल होता है जो आपको सहायता करेंगे। दूसरा, गाइड का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तीसरा, श्रमिक वर्ग, जो देश की रीढ़ की हड्डी भी मान सकते हैं आप इसे, क्योंकि सड़क निर्माण लोगों के द्वारा ही मुमकिन होता है, जो ये लोग काम करते हैं। नहीं तो जड़ी सड़क नहीं रहेगा तो हम कहीं पर भी आसानी से नहीं जा पाएंगे। टूरिज्म स्पॉट लोगों को प्राकृतिक दृश्य अनुभव कराने में मदद करती है। सरकार के द्वारा ऐसे लोगों की नियुक्ति भी की जाती है। अगला है वाहन चालक, यात्री अपने गंतव्य तक पहुंच सके और प्रकृति का आनंद ले सके, इसमें वाहन चालकों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। कितना कम लेकर यह समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है, इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। देखिए देश की जो आम जनता होती है उसे हम लोग देश की रीढ़ की हड्डी भी मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अधिकतर जो काम होता है वो देश की आम जनता ही कर रही है। आप सोचिए देश की आम जनता यदि अपने हाथ खड़े कर ले, मतलब काम करना छोड़ दे, तो विकास की गति एकदम क्या हो जाएगी? वो रुक जाएगी। अब कोई भी ले ले, ऊपर से नीचे तक कहीं पर भी आप देखेंगे तो हम लोग देखते हैं कि जो आम लोग हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उस संसाधन का लाभ नहीं मिल पाता है। उसके जो लाभ हैं वो दूसरे को उठा लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग उन्हें कोई भाव नहीं दे पाते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कोविड के समय में जो घटना घटा था, लोग पैदल आ गए थे दिल्ली से, अलग अलग जगह से बहुत दूर तय करके। सोचिए उनका कितना योगदान रहा होगा हमारी अर्थव्यवस्था में। जोखिम भरे काम भी करते हैं वो, पहाड़ी इलाके में रास्ता बनाते हैं, ऐसा जगह पे जहाँ पे लोग नहीं जाना चाहते हैं वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। फिर आप सेना के बारे में देख लीजिए। भारतीय सेना जो हमारे लिए एकदम तत्पर है कि हम लोग भारतीय सेना के कारण ही घर में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, और यहाँ पर जो हम लोग पढ़ाई कर पा रहे हैं अच्छे से, वो भी उसमें भी एक भारतीय जो सेना है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये सब आपको लिखना है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे समझा दिया। प्रदूषण के कारण नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन छूटा है। आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। देखिए आज की पीढ़ी जो है वो प्रकृति को बढ़िया से नहीं समझ पा रही है। वो सोच रही है कि जो प्रकृति में सब कुछ है उसे सब कुछ यूज कर लिया जाए और जैसे तैसे सबको खराब कर दिया जाए, जिसके कारण आपको ग्रीन हाउस गैस देखने को मिल रहा है, पर्यावरण की समस्या देखने को मिल रही है, अलग अलग तरह का समस्या जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो जा रहा है। तो इस समय हम लोग की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि हम लोग पर्यावरण को किस तरह से बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए, ताकि मतलब प्रकृति संतुलित बनी रहे। प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखिए। देखिए प्रदूषण के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब तापमान में बढ़ोतरी, वर्षा में कमी आ चुकी है, जो हम लोग का जो सीजन था, जो ऋतु था, उसका जो टाइम था वो चेंज हो चुका है। बहुत तरह का प्रदूषण देखने को मिल रहा है। जल प्रदूषण तो है ही, वायु प्रदूषण भी हो रहा है, साथ साथ में मिट्टी प्रदूषित हो रही है, और इस सब के कारण हम लोग अलग अलग तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। कटाव
पर किसी भी दुकान का ना होना उनके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यतीत कीजिए। देखिए बेसिकली यदि कहीं पर भी दुकान खुलता है, मतलब कहने का मतलब है कहीं पर भी यदि बाजार होता है तो बाजार का मेन मकसद हो जाता है कि लाभ कमाना, और लाभ कमाने के लोग चक्कर में कोई भी इंसान या फिर कोई भी लोग सिर्फ और सिर्फ अपना मुनाफा देखते हैं, लाभ देखते हैं। ठीक है, पर्यावरण के बारे में कोई नहीं सोचता है। अब देखिए पर्यावरण के बारे में नहीं सोचेगा तो वहाँ पे क्या होगा, कचरा जहाँ तहाँ फेंक देगा, जिधर तिधर रख देगा, तो वो उसी जगह पर जाएगा ना, और उसी जगह पर जाएगा तो प्रदूषण होगा। सोचिए कटाव में एक भी दुकान नहीं है तो ये सब नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब वहाँ पे दुकान नहीं है तो लोग वहाँ पर जाते नहीं हैं। ठीक है, आप वहीं पे जाना चाहेंगे ना जहाँ पर सुविधा मिलेगा, क्योंकि वैसा जगह पे बहुत कम ही लोग जाना चाहता है, तो वहाँ लोग जाते नहीं है, तो वहाँ पे नहीं जाना मतलब वहाँ पे प्रदूषण नहीं हो पाता है, प्रदूषित नहीं हो पाती है, मतलब वो जगह एक तरह से उसके लिए क्या हो गया, वरदान हो गया। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? देखिए सिंपल सी बात है, प्रकृति किस तरह से जल संचय करती है। देखिए पानी होता है, पानी गिरता है, पानी फिर से क्या हो जाता है, अंदर चला जाता है, अंडरग्राउंड वाटर जिसे हम बोलते हैं, भूमिगत जल, या फिर बर्फ के रूप में जमा हो जाता है। ठीक है, बर्फ के रूप में जब जमा हो जाता है ठंडा के समय में, वही गर्मी के समय में धीरे धीरे पिघलता है, और धीरे धीरे पिघल के सबको पानी उपलब्ध कराती है। सोचिए ये किसी टेक्नोलॉजी से कम है क्या, कि ठंडा में वो जम गया और गर्मी में सबको पीने का पानी मिल गया। और ये सोचिए प्रकृति के द्वारा ही बनाया गया टेक्नोलॉजी है। हम इस व्यवस्था का सदुपयोग करें और ध्यान से समझें कि हम लोग जिस ओर बढ़ रहे हैं क्या उससे प्रकृति को नुकसान हो रहा है या नहीं। तो आप पाएंगे हाँ नुकसान तो हो रहा है। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। देश की सीमाओं पर बैठे फौजियों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक संघर्ष और मानवीय क्रियाकलापों से होने वाले जान की जोखिम के तौर पर हम इसे देख सकते हैं। उत्तर में कड़ाके की ठंड, पूर्वोत्तर में जहरीले कीड़े मकोड़े मच्छरों का डर, पश्चिम में रेगिस्तान और चिलचिलाती धूप, और दक्षिण में समुद्री हवा और तूफान। तो प्राकृतिक संघर्ष है, लेकिन साथ साथ में सोचिए दूसरी तरफ आतंकवादी हमारे जवानों के लिए जो सीमा पर तैनात रहते हैं, दूसरी तरफ आतंकवादी और तस्करों से इनकी जान को हमेशा खतरा बना रहता है। सीमा के आसपास लोगों की आवाजाही ना के बराबर होती है। ऐसे में सड़क बनाने से लेकर अपने रसद सामग्री तक को ढोने की समस्या इनके जिम्मे आती है। अब हम लोग आते हैं MCQ प्रश्न की ओर, जिसे हम लोग बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका का नाम बताइए। मधु कांकरिया। क्या नाम है? मधु कांकरिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है क्या बोलता है यहाँ पे देखिए, साना साना हाथ जोड़ी किस विधा की रचना है? यात्रा वृतांत। साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ बताएं। एक तरह की प्रार्थना है, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। ठीक है, साना साना हाथ जोड़ी किस भाषा में की जाने वाली प्रार्थना है? नेपाली भाषा में की जाने वाली प्रार्थना है। साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी है? नेपाल। मधु कांकरिया की यात्रा वृतांत साना साना हाथ जोड़ी किस शहर पर आधारित है? तो किस शहर पर आधारित है? गैंगटॉक शहर, सिक्किम। कौन सा शहर? सिक्किम, याद रखना है। गैंगटॉक शहर की राजधानी है, मतलब गैंगटॉक जो शहर है किसकी राजधानी है? सिक्किम की। लेकिन ने गैंगटॉक को किन लोगों का शहर बताया है? बादशाहों का शहर, मेहनतकश बादशाहों का शहर। गैंगटॉक शहर रात में कैसा दिखता है? तो गैंगटॉक शहर रात में पूरी तरह से जगमगाता हुआ। गैंगटॉक में सुबह आँख खुलते हैं लेखिका बालकनी की तरफ क्यों भागी? क्योंकि उनके जो हिमालय की जो चोटी है कंचनजंगा, उसे देखने के लिए। गैंगटॉक से कंचनजंगा किन शर्तों पर दिखाई देता है? जब मौसम साफ रहेगा तब दिखाई देगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। गैंगटॉक शहर से युमथांग की दूरी कितनी थी? तो गैंगटॉक शहर से युमथांग की जो दूरी थी वो थी 149 किलोमीटर। सिक्किम में युमथांग का अर्थ क्या है? युमथांग का अर्थ होता है घाटी। युमथांग का अर्थ क्या होता है? घाटी। अगला जितेन नार्गे कौन था? तो जितेन नार्गे था एक ड्राइवर, कुशल वक्ता, निर्भीक और जानदार व्यक्ति। इनमें से सभी हो जाएगा। जितेन नार्गे गाड़ी चलाने के अतिरिक्त लेखिका का किस प्रकार से मार्गदर्शन करता है? गाइड के तौर पर करता है। किस तौर पे करता है? एक गाइड के तौर पर। यही होगा, आगे ऑप्शन आप देख सकते हैं, यही हो जाएगा आपका, उसको लेकर टेंशन नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में कौन से पेड़ बहुतायत मात्रा में मिलते हैं? बहुतायत मतलब ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, तो पाइन के पेड़ मिलेंगे आपको पहाड़ी क्षेत्रों में। सिक्किम राज्य में किस महापुरुष की बड़ी मान्यता है? गौतम बुद्ध। ठीक है, बुद्ध होगा, बुद्ध। बुद्ध की धरती बिहार। सिक्किम में किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर लोग क्या करते हैं? तो श्वेत झंडे फहराते हैं। ये तो सही है, 108 झंडे फहराते हैं, पवित्र स्थान पर झंडे फहराते हैं। इनमें से सभी हो जाएगा आपका।
सिक्किम में किसी एक नए कार्य के प्रारंभ पर किस प्रकार के पताकाएं लगाए जाते हैं? नए प्रकार मतलब शुभ कार्य, रंगीन पताकाएं लगाए जाते हैं। लेखिका ने प्रायः सभी जगहों पर किस की तस्वीर लगी देखी? तो किसकी तस्वीर लगी देखी? दलाई लामा की लगी तस्वीर देखी। ठीक है। कवि लॉन्ग स्टॉक नामक जगह पर किस फिल्म की शूटिंग हुई थी? फिल्म का नाम है गाइड। लपेचा और भुटिया सिक्किम के दो स्थानीय क्या हैं? जातियां हैं। जितेन के अनुसार किस चक्र को घुराने से सारे पाप धुल जाते हैं? धर्म चक्र। लोगों की आस्था, विश्वास, पाप, पुण्य आदि की धारणाएं देश में एक समान है, यह कैसे लगा? लेखिका को किसे अनुभव हुआ? लेखिका को अनुभव हुआ। लेखिका पहाड़ों की सुंदरता को देखकर किस भांति शांत थी? नदी, ऋषि, बूढ़े, बच्चे? ऋषि की भांति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक, बहुत आराम से दिया गया, आपको अलग कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप एक बार इसे पढ़ लेते हैं। तो सिलीगुड़ी के पास लेखिका को कौन सी नदी दिखाई दी थी? तो तीस्ता नदी होगा, तीस्ता। लेखिका के दृष्टिकोण में झरना क्या था? झरना अनंतता का प्रतीक, तामसिकता दूर करने का साधन, वासनाओं से बचने का साधन, सभी हो जाएगा इनमें से। ठीक है। लेखिका को घाटिकाओं में क्या लिखा मिला? थिंक ग्रीन। लेखिका ने पहाड़ों को किन दुर्लभ नजारों को देखा? पर्वत, झरने, विभिन्न प्रकार के फूल और घाटियां, इनमें से सभी। सौंदर्य भाव से डूबी लेखिका अचानक से क्या देखकर उदास हो गई? तो उदास होने का बहुत सारा कारण था, ऑप्शन देखिए, उसके अकॉर्डिंगली बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो कठिन श्रम करती महिलाएं। लेखिका के दृष्टिकोण में पहाड़ी जीवन क्या है? स्वर्गीय सुंदर, भूख मौत, जिंदा रहने की जंग, इनमें से सभी। पहाड़ी महिलाओं के मातृत्व और श्रम साधना एक साथ देखकर लेखिका क्या हुई? भावुक। लेखिका को पहाड़ी महिलाएं क्या क्या करते नजर आई? सड़क बनाते, मवेशी चराते, लकड़ियां ढोते, चाय पत्तियां तोड़ते, इनमें से सभी। पलामू और गुमला के जंगलों में लेखिका ने पत्तों की तलाश करते हुए किन्हें देखा था? तो किन्हें देखा था? आदिवासी युवतियों को देखा था। मनी कौन था? मनी था लेखिका की सहयात्री। कितना कम लेकर यह समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है? यह पंक्तियां लेखिका किस संदर्भ में कहती है? आम जनता के संदर्भ में कहती है। एक बहुत तेज वक्र, टेढ़ा या सड़क में मोड़ को क्या कहते हैं? हेयर पिन रिस्ट। क्या कहते हैं? हेयर पिन रिस्ट। जितेन के अनुसार 7-8 वर्ष के बच्चे कितने किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाया करते थे? 3-3.5 किलोमीटर की चढ़ाई। स्कूल से लौटकर अधिकांश बच्चे क्या करते हैं? मवेशी चलाते हैं, पानी भरते हैं, लकड़ियों के भारी गट्ठर ढोते हैं, इनमें से सभी। युमतांग की यात्रा के दौरान लेखिका ने पहाड़ों में किन जानवरों और पक्षियों को देखा है? याक भी देखा, बंदर भी देखा, जंगली कबूतर, इनमें से सभी हो जाएगा आपका। बोकू क्या है? बोकू एक सिक्किमी परिधान है, सिक्किम में पहना जाने वाला एक परिधान है बोकू। ठीक है। आगे यहाँ पे बात किया गया है। लायुंग क्या है? लायुंग जो है एक शांत बस्ती है। लेखिका के अनुसार प्रकृति की लय, ताल और गति के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है? तो हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारी पीढ़ी खिलवाड़ कर रही है, प्रकृति को खराब कर रहे हैं। तीस्ता नदी के जल को हाथ में लेकर लेखिका ने क्या प्रार्थनाएं की? अंदर के अवगुण समाप्त हो जाएं। स्नोफॉल लगातार कम क्यों हो रहे थे? प्रदूषण के कारण। सिक्किमी नवयुवक, देखिए सिक्किमी नवयुवक लेखिका को स्नोफॉल देखने के लिए कहाँ जाने के लिए सलाह देते हैं? तो देखिए कहाँ जाने की सलाह देंगे आप सोचिए। तो कटाओ में जो दुकान नहीं था वहां पे जाने की सलाह देंगे। याद कीजिए, कटाओ। कटाओ को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड। ठीक है। तो कटाओ चला जाए, स्विट्जरलैंड की सैर की जाए। कटाओ प्रदूषण ना होने के क्या कारण है? एक भी दुकान का ना होना। तीमो माया सेंधे मलाई सताउच वाक्य का अर्थ बताइए। तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। तीमो माया सेंधे मलाई सताउच, मन वृंदावन हो रहा है, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? अत्यधिक प्रसन्न होना होगा ना। प्रकृति ने जल संचय की अद्भुत व्यवस्था कैसे की है? सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह करना, गर्मियों में जमे बर्फ पिघलकर जल बनाना, वर्ष भर जल उपलब्ध कराना, इनमें से सभी हो जाएगा। अत्यधिक ठंड के कारण पहाड़ी क्षेत्र में किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है? पेट्रोल को छोड़कर सब कुछ जाम हो जाता है, सब कुछ पिघल जाता है, मौसम सुहाना हो जाता है, इनमें से सभी। पेट्रोल को छोड़कर सब कुछ जाम हो जाता है, ठंड के कारण सब कुछ जम जाता होगा। ऊंचाई की ओर जाने पर सड़कें किस प्रकार के होते चली जाती है?
घुमावदार, खतरनाक, संकरा, सब होगा, सब होते चल जाएगा जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे। लेखिका ने पहाड़ी इलाकों की भयावह गरीबी की तुलना किस राज्य के पठारी इलाकों से की है? तो झारखंड और दक्षिणी बिहार। गुमला का जिक्र है, पलामू का। आगे क्या है देखिए, झारखंड और दक्षिणी बिहार। भारत में विलय के पहले सिक्किम क्या था? एक स्वतंत्र राज्य था या स्वतंत्र रजवाड़ा? रजवाड़ा, राज्य नहीं, रजवाड़ा, रजवाड़ा। क्या तुम सिक्किमी हो? लेखिका के पूछने पर सिक्किमी युवती ने क्या जवाब दिया? नहीं, मैं इंडियन हूं। ठीक है, आगे बात किया जा रहा है, खुदेम क्या है? खुदेम क्या है? एक तरह का पहाड़। गंगटोक का जितेन ने क्या मतलब बताया? गंगटोक का मतलब होता है पहाड़। गंगटोक का मतलब क्या होता है? पहाड़। सिक्किम को टूरिस्ट उद्योग बनाने में किसका बड़ा योगदान था? आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता, सिक्किम के मुख्यमंत्री, देश के प्रधान, सिक्किम के आम नागरिक। आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता। अब लघु उत्तरीय प्रश्न, साना साना हाथ जोड़े पाठ की रचनाकार कौन है या किस विधा की रचना है? तो मधु कांगरिया की रचना है। यात्रा वृतांत। गंगटोक शहर को मेहनत का बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती हैं, पहाड़ पर रहने लायक नहीं होता है फिर भी उसे रहने लायक बनाते हैं। लेखिका को गंगटोक शहर से कंचनजंगा शिखर के दर्शन क्यों नहीं हुए? क्योंकि मौसम साफ नहीं था, बादल के स्वच्छ न होने के कारण। अगला क्वेश्चन है, जितेन नार्गे के द्वारा लेखिका को यहाँ के नवजीवन जनजीवन के बारे में क्या जानकारी दी गई? यहाँ के लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, बच्चे औरतें जितने लोग हैं सभी मेहनत करते हैं, मवेशी चराते हैं, लकड़ी का गट्ठर उठाते हैं, पानी भरते हैं, सब सामान्य काम करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पे जितेन ने सिक्किम के लोगों की धार्मिक मान्यताओं के बारे में क्या बताया? तो उसमें उन्होंने बताया कि यहाँ के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर 108 श्वेत पताकाएं और खुशी के अवसर पर रंगीन पताकाएं लगाई जाती है। धर्मचक्र पे बहुत विश्वास है, ये लगता है कि धर्मचक्र घुमाने से पाप नष्ट हो जाएंगे। सिक्किम में किन अवसरों पर पताका लगाए जाते हैं? तो ये तो बता दिए, खुशी के अवसर पर रंगीन और बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर श्वेत पताका। धर्म के चक्र की मान्यता सिक्किम लोगों के लिए क्या है? बताते हैं कि ये जो धर्म चक्र है उसको घुमाने से सारे पाप धुल जाएंगे, और वो मानती है कि हम कहीं भी रहें, भारत के किसी भी कोने में रहें, भारत के लोगों की जो सोच है वो एक जैसी ही है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम के अधिकांश स्थानों में दलाई लामा की तस्वीर लगाना किस बात को दर्शाती है? तो बेसिकली दलाई लामा के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास को दर्शाती है, मतलब बौद्ध धर्म को दिखाती है। ठीक है, एक गाइड का कुशल ड्राइवर होने से पर्यटकों को क्या लाभ मिल सकता है? आसानी से वो कहीं पर भी लेके जा सकता है। ठीक है, गाइड जो है ड्राइवर की भूमिका निभा लेगा। अलग अलग तरह किसी फिल्म की शूटिंग पर्यटक स्थल में होने से क्या लाभ हो सकता है? मनोरंजन तो होता है, लोगों की रुचि भी बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा नुकसान भी होता है पर्यावरण को। पर्यावरण का नुकसान भी होता है। ऊंचाई की ओर बढ़ने पर रास्ते कैसे हो जाते हैं? वीरान, संकरा और घुमावदार, जलेबी की तरह। लेखिका को हिमालय किस रूप में नजर आया? तो लेखिका को हर रूप में नजर आया, हरे रंग का, कालीन ओढ़े हुए, तो कहीं हल्का पीला रंग का, तो कहीं पथरीला जैसा नजर आया। प्रकृति का रसास्वादन करने में लेखिका को बाधा क्यों हो रही थी? क्योंकि लेखिका का मन उदास भी हो रहा था कि वहाँ की महिलाएं जो है वो बहुत कठिन परिश्रम कर रही है, अपने बच्चे को पीठ पर लाद कर काम कर रही है, तो लेखिका को प्रकृति के बीच में कुछ कठोरता अनुभव हो रहा था। आगे है इसके पास, इसके बाद पहाड़ी महिलाओं को देखकर लेखिका को और क्या याद हो उठा? गुमला और पलामू में जंगलों में पत्ते तलाशती आदिवासी युवतियों की याद आ जाती है। एकाएक मानसिक चैनल बदलने का क्या अभिप्राय है? मतलब अचानक से कहीं और चले जाना, जैसे पहाड़ी महिला को देखकर वो गुमला और पलामू की ओर चली गई। लेखिका को आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी क्यों लगी? कहानी हर जगह एक सी क्यों लगी? क्योंकि सभी लोगों की जो भावना है, सभी लोगों का जो यातना है, जो संघर्ष है, वो लगभग में क्या है, एक जैसा ही है, इसलिए लगा। पहाड़ी क्षेत्र के स्कूली बच्चों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? पहाड़ पर चढ़ कर जाना पड़ता है, वो भी लगभग में 3 से 3.5 किलोमीटर की पढ़ाई चढ़कर, फिर आते हैं तो काम में लगना पड़ता है। लायुंग बस्ती की विशेषताएं बताइए। लायुंग मतलब घाटी होता है, पहाड़ों के तल में बसा हुआ एक छोटा सा बस्ती था जो काफ़ी शांत और दौड़ धूप से भरी जिंदगी से निश्चिंत था, मतलब ज़्यादा भाग दौड़ नहीं होता था, वहाँ शांति मिलता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन जो है उसमें बोलता है कि लेखिका ने किसे अक्षम्य अपराध माना और क्यों? प्रकृति की लय, ताल और गति से खिलवाड़ करने को लेखिका ने अक्षम्य अपराध माना, मतलब प्रकृति से मजाक नहीं होना चाहिए। तीस्ता के जल को हाथों में लेकर लेखिका क्या संकल्प करती है कि उनके सारे जो अवगुण हैं वो समाप्त हो जाएं? कितनी ऊंचाई पर पहुंचकर लेखिका को स्नोफॉल देखने को नहीं मिलता है, इसके क्या कारण थे?
समुद्र तल से 44,000 की ऊंचाई पर भी लेखिका को बर्फ देखने नहीं मिलता। इसका कारण था प्रदूषण। सिक्किम नवयुवक लेखिका को स्नोफॉल देखने के लिए कहाँ जाने की सलाह देते हैं? कटाव जाने की सलाह देते हैं। कटाव भारत के मानचित्र पर किस रूप में अंकित है? क्यों? भारत का स्विट्जरलैंड के रूप में कटाव प्रसिद्ध है। अपनी सुंदरता और बर्फ के कारण कटाव को हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा गया है। जितेन कौन था और लेखिका के मुंह से नेपाली भाषा सुनकर जितेन की क्या प्रतिक्रिया हुई? जितेन एक नेपाली गाइड था और नेपाली भाषा सुनकर वो खुशी से झूम उठा। मन का वृंदावन होने का क्या अभिप्राय है? मतलब खुशी होना बहुत ज़्यादा। कटाव में चारों ओर बर्फ देखकर लेखिका अत्यधिक खुश हो जाती है, इसलिए लेखिका ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है। कटाव में एक भी दुकान नहीं होने के क्या कारण थे? कटाव को टूरिस्ट स्पॉट घोषित न करने के कारण कटाव में एक भी दुकान नहीं थी और यही उसके लिए क्या था? वरदान था। हिमालय की सुंदरता के अतिरिक्त लेखिका को हिमालय की और कौन सी विशेषताओं ने आकर्षित किया? हिमालय के शांत और आध्यात्मिक वातावरण ने। हिम शिखरों की किस अद्भुत व्यवस्था को लेकर लेखिका आश्चर्य व्यक्त करती है और क्यों? हिम शिखरों की जो जल संचय की व्यवस्था है उसे देखकर। वो सर्दियों में क्या करते हैं? जल को बर्फ के रूप में रख लेते हैं और गर्मियों में वही बर्फ पिघल पिघल कर सबको मिलता है। तो यही लेखिका को क्या करती है? आश्चर्य करती है। लेखिका किसके सामने नतमस्तक थी और क्यों? लेखिका भारतीय जवानों के सामने नतमस्तक थी, क्योंकि जहाँ पर ठंड में पेट्रोल को छोड़कर सब कुछ जम जाता है, ऐसी कठिन परिस्थिति में हमारे सेना के जवान तैनात रहते हैं। चुमथा घाटी की जितेन ने क्या विशेषता बताई? ये एक ऐसी घाटी थी जो फूल से भर जाती थी। पठारी इलाकों की गरीबी को लेखिका कहाँ देख चुकी थी? वो देख चुकी थी झारखंड और दक्षिण बिहार में, गुमला और पलामू में, जो आदिवासी युवतियाँ हैं जो जंगल में पत्ते तलाशती रहती है। लेखिका सिक्किम के भांति किस राज्य का सहज विलय भारत में चाहती है और क्यों? लेखिका सिक्किम के भांति कश्मीर राज्य का विलय भारत में चाहती है। कश्मीर में कुछ अलगाववादी गुट हमेशा कार्यरत रहते हैं, चाहते हैं कि वे भारत से अपनी एक अलग अस्तित्व बनाएं। जो लेखिका का कहना था वो पूरा हो चुका है, आपको पता होगा। जो आर्टिकल 370 है वो हट चुका है, लेकिन ये पीओके का जो पार्ट है वो अभी भी नहीं है। उसके बारे में लेखिका चाह रही है। लेखिका की सहमित्र मणि ने पहाड़ी कुत्ते की क्या विशेषता बताई? कि पहाड़ी कुत्ते जो हैं वो भौंकते नहीं है, ये केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। अब अगला जो है, सिक्किम के मान्यता के अनुसार देवी देवताओं के निवास स्थान को क्या कहते हैं? निवास स्थान को कहते हैं खुदेम। खेदुम मतलब खेदुम, क्या बोलते हैं? खेदुम। लेखिका द्वारा पूछे जाने पर कि तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते, जितेन ने क्या जवाब दिया? बोला कि हम लोगों के लिए पहाड़ नदी झरना पूजा करते हैं, तो हम इसे गंदा क्यों करेंगे? इसे गंदा करेंगे तो हम लोग मर जाएंगे। जितेन ने लेखिका को गंगटोक का क्या सही नाम और अर्थ बताए? गंगटोक का मतलब होता है गंतोक और जिसका मतलब होता है पहाड़। भारत में विलय होने से पहले और बाद में सिक्किम की पर्यटन की स्थिति कैसी रही? भारत में विलय होने से पहले सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था एवं उस समय सिक्किम में पर्यटन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। भारत में विलय होने के बाद सिक्किम में टूरिस्ट स्पॉट का विशेष विकास हुआ। भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता का सिक्किम को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में अतुलनीय योगदान रहा। पाठ से संबंधित कुछ उपयोग तथ्य की बात करते हैं तो दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रमुख भिक्षु हैं। दलाई लामा को मुख्य रूप से शिक्षक के तौर पर देखा जाता है। दलाई लामा का मतलब गुरु होता है, जो अपने अनुयायियों को सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म के नेता दुनिया भर के सभी बौद्धों का मार्गदर्शन करते हैं। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहरी समूह, पूर्वोत्तर भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। यह महानंदा और तीस्ता नदी के तट पर बसा प्रमुख पर्यटन स्थल है। तीस्ता नदी, यह नदी भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म के अनुयायी बौद्ध धर्म को मानने वाले हेयर पिन बेंट, एक बहुत तेज वक्र, टेढ़ा और सड़क में मोड़, हेयर पिन बेंट कहते हैं। मिल्टन अंग्रेजी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि थे। इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना पैराडाइज लॉस्ट को माना गया है। स्विट्जरलैंड एक यूरोपीय देश है। यह देश अपने खूबसूरत पहाड़ों के कारण जाना जाता है। ये चैप्टर हुआ आपका समाप्त और अगला चैप्टर